बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक बहुत ही अहम मौजू को डिस्कस करने जा रहे हैं। वो मौजू है बच्चों के हिफाजती टीके या वैक्सीनेशन। और आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि ये वैक्सीन या हिफाजती टीके क्या हैं, कैसे तैयार किए जाते हैं, कैसे लगाए जाते हैं और इनकी कितनी अक़साम हैं। पाकिस्तान और इंटरनेशनली जो इसका शेड्यूल है वो क्या है, और अक़वाम मुत्तहिदा के अदारे WHO के मुताबिक फुली इम्यूनाइज्ड किस बच्चे को हम कहेंगे, और इन वैक्सीन्स के एडवर्स इफ़ेक्ट्स या साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं और इनके फ़वाइद क्या हैं, और इन वैक्सीन्स के मतलब जो मुख्तलिफ मिसअंडरस्टैंडिंग या गलत फहमियाँ हैं उसके हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले तो वैक्सीन या हिफाजती टीका क्या है। वैक्सीन या हिफाजती टीका वो सब्सटेंस है जो हम इंसानी जिस्म में या जानवरों के जिस्म में इंजेक्ट करते हैं या पिलाते हैं, और ये एंटीजन के तौर पे काम करती है और इंसानी जिस्म के अंदर या जानवरों के जिस्म के अंदर एंटीबॉडीज़ जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे बीमारियों के ख़िलाफ़ अमल करते हैं। ये एक बीमारी या बहुत सी बीमारियों के ख़िलाफ़ बेयक वक्त एंटीबॉडीज़ पैदा की जाती हैं, और ये वैक्सीन्स अमूमी तौर पर वही जरासीम, बैक्टीरिया या वायरसेस जो बीमारियों का बायस बन रहे होते हैं उन्हीं से ही तैयार की जाती हैं, या उनके कुछ हिस्सों से तैयार की जाती हैं, या समटाइम कुछ सब्स्टिट्यूट और या कैरियर प्रोटीन साथ इस्तेमाल की जाती है। लेकिन ये जिन जरासीमों, बैक्टीरिया या वायरसेस से तैयार की जाती हैं उनको इस काबिल बनाया जाता है कि वो इंसानी जिस्म के अंदर किसी बीमारी का बायस ना बने और बीमारी पैदा किए बगैर एंटीबॉडीज़ पैदा करें और क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करें। इस वक्त जो मुख्तलिफ़ वैक्सीन्स इस्तेमाल होती हैं उनकी 4 मुख्तलिफ़ अक़साम हैं। सबसे पहली किस्म हम उसे लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन्स कहते हैं, जिसमें जरासीम को, बैक्टीरिया या वायरस को कमज़ोर कर दिया जाता है और वो इंसानी जिस्म के अंदर एंटीबॉडीज़ बग़ैर बीमारी के पैदा किए पैदा करता है। एक बात हमें वैक्सीन्स के हवाले से हमेशा याद रखनी चाहिए कि वैक्सीन्स बीमारियों की रोकथाम के लिए इस्तेमाल की जाती है, ना कि किसी बीमारी के इलाज के लिए। तो पहली टाइप लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन है जिसमें जरासीमों को कमज़ोर कर दिया जाता है। दूसरी वैक्सीन जो टाइप है वो है किल्ड वैक्सीन्स। किल्ड वैक्सीन्स में बैक्टीरिया या वायरसेस को बिल्कुल ख़त्म करके उनके ख़िलाफ़ वैक्सीन्स तैयार की जाती हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन्स है और पोलियो की इंजेक्टेबल वैक्सीन। और जो लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन जिसमें जरासीमों को कमज़ोर किया जाता है उनको जो वैक्सीन्स को हम कमज़ोर मदाफ़ती निज़ाम वाले जो इंसान हैं उनको नहीं देते, जैसे पोलियो के कतरे, मीज़ल, मम्प्स, रूबेला वैक्सीन्स और वेरिसेला वैक्सीन। वैक्सीन की तीसरी किस्म टॉक्साइड्स बेसिकली जरासीम की बजाय उनके कुछ हिस्सों या वो जो टॉक्सिन्स ये बैक्टीरिया या जरासीम पैदा करते हैं उनके ख़िलाफ़ वो वैक्सीन तैयार की जाती है, जैसे डिप्थीरिया और पर्टुसिस टेटनस की वैक्सीन DPT। इसकी चौथी किस्म सब यूनिट या कॉन्जुगेट वैक्सीन्स हैं,
इसमें वैक्सीन में जरासीम के हिस्से को इम्यून रिस्पांस को प्रोवोक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये वैक्सीन कमज़ोर मदाफ़ती निज़ाम वाले लोगों और किसी क्रोनिक बीमारी या लंबी बीमारियों के लोग शिकार होते हैं उनमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम आते हैं वैक्सीन का जो शेड्यूल है या EPI प्रोग्राम, जिसे एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन कहते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर है, इसके अलावा बाकी दुनिया के अंदर भी है, और थोड़ा सा डिफरेंस के साथ ऑलमोस्ट तमाम ममालिक के अंदर एक जैसा ही है। उसमें सबसे पहले वैक्सीन बर्थ पे है, जो BCG जो TB के लिए लगाई जाती है। इसके अलावा पैदाइश के वक्त पोलियो के कतरे, और बाज़ हालतों में आप हेपेटाइटिस B की पहली खुराक भी दे सकते हैं। लेकिन हमारा जो EPI प्रोग्राम है उसमें हेपेटाइटिस B की वैक्सीन पैदाइश के वक्त उमूमी तौर पे नहीं लगाई जाती, क्योंकि वो पेंटावेलेंट की सूरत में लगाई जाती है और उसका हिस्सा होती है जो 6 हफ्ते से शुरू करते हैं। तो पैदाइश के बाद अगली स्टेज 6 हफ्ते यानी 1.5 माह की उम्र में हफासी टीकों की होती है, जिसमें पेंटावेलेंट, पेंटा से मुराद 5 वैक्सीन हैं। इसमें हिब वैक्सीन जो इन्फ्लुएंजा, जो नमूनिया और गर्दन तोड़ बुखार का बायस बनता है, जरासीम बैक्टीरिया, उसके खिलाफ है। हेपेटाइटिस B, काली खांसी, डिप्थेरिया और टेटनस, और इसके साथ न्यूमोकोकस सबसे नोटोरियस, सबसे बदनाम ज़माना वो बैक्टीरिया है जो सबसे ज़्यादा नमूनिया का बायस बनता है। इसके अलावा कान बहने और गर्दन तोड़ बुखार का बायस भी बन सकता है। उसके साथ तीसरी वैक्सीन जो पिलाई जाती है अमूमी तौर पे और कुछ अर्सा पहले ही हमारे EPI प्रोग्राम में शामिल की गई है, वो है रोटा वायरस बहुत ज़्यादा डायरिया का बायस बनता है, और ये अब रिसेंटली शामिल कर दी गई और ये पिलाई जाती है, और उसके साथ पोलियो के कतरे। और सेम वैक्सीन्स जो हम 6 हफ्ते पे इस्तेमाल करते हैं जब बच्चों को पिलाते हैं, वही 10 हफ्ते यानी 2.5 माह की उम्र में रोटा वायरस की दूसरी डोज, पेंटावेलेंट और न्यूमोकोकस की दूसरी डोज जो है 10 हफ्ते पे लगाई जाएगी। फिर उसके बाद तीसरी डोज हम 14 हफ्ते पे या 3.5 माह की उम्र में देंगे, जो पेंटावेलेंट और न्यूमोकोकस पे मुश्तमिल होती है। लेकिन रोटा वायरस अब तीसरी डोज में नहीं पिलाई जाती, 2 डोज खुराक भी रोटा वायरस की दी जाती हैं जो 6 हफ्ते और 10 हफ्ते की उम्र में होती है, लेकिन पोलियो के ड्रॉप साथ पिलाए जाते हैं। तो ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे 3.5 माह की उम्र में बहुत अहम वैक्सीन बच्चों को लग जाती हैं। उसके बाद जो हमारा EPI प्रोग्राम है उसमें 9 मंथ या 9 माह की उम्र में खसरा की वैक्सीन लगाई जाती है, और उसके बाद 15 माह की उम्र में खसरा के वैक्सीन की दूसरी खुराक दे दी जाती है। तो हमारे EPI प्रोग्राम के मुताबिक उनका शेड्यूल मुकम्मल हो जाता है। लेकिन अब इन वैक्सीन के साथ जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए, तो इसको हम फुली इम्यूनाइज्ड बच्चों कहते हैं कि बच्चा फुली इम्यूनाइज होगा, और ये WHO की डेफिनेशन पे भी पूरा उतरता है। क्योंकि WHO की जो डेफिनेशन है कि जिसमें हम किसी बच्चे को फुली इम्यूनाइज्ड कहते हैं, वो ये है कि जिस बच्चे ने 1 BCG की डोज, 3 पेंटावेलेंट, 3 न्यूमोकोकस, 2 रोटा वायरस की और पोलियो ड्रॉप्स और 2 खसरे की खुराक ली हूँ या डोजेज वैक्सीनेशन की लगी हूँ, उनको हम फुली इम्यूनाइज कहेंगे। लेकिन बहुत से ममालिक में इंटरनेशनली भी और अब पाकिस्तान में भी जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, उनको दूसरी वैक्सीन भी 9 मंथ की एज से शुरू कर दी जाती हैं, जिसमें सबसे अहम वैक्सीन जो गवर्नमेंट तो मीज़ल लगाती है, लेकिन प्राइवेटली मीज़ल मम्प्स रूबेला या MMR वैक्सीन लगाई जाती है, और उसके साथ वेरिसेला चिकन पॉक्स की वैक्सीन है जो उस वक्त लगाई जाती है, और उसकी फिर दूसरी खुराक अमूमी तौर पे 3 माह के गैप के बाद 1 साल की उम्र में लगाई जाती है। इसके अलावा एक नई वैक्सीन जो गर्दन तोड़ बुखार के लिए एक और बदनाम ज़माना बैक्टीरिया है, मेनिंजोकोकस, उसके लिए 9 मंथ पे अब शुरू की जाती है, और उसकी दूसरी खुराक फिर 6 माह के वक्फे के साथ दी जाती है। और इसके अलावा
जब 9 मंथ के बाद अगला स्टेप जो वैक्सीनेशन का होता है वो 1 साल की एज पे होता है। और इसमें अब रिकमेंडेशन है कि जो पेंटावलेंट और न्यूमोकोकस वैक्सीन्स 3.5 माह पे मुकम्मल हुई तो उनकी चौथी डोज भी 1 साल की एज के बाद लाजमी दे देनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत अहम वैक्सीन है और ये बूस्टर के तौर पे काम करती है। और जो एंटीबॉडीज़ जो पहली 3 डोजेज़ के साथ पैदा हुई थी उनको बढ़ावे के लिए और बहुत ज़्यादा उनका लेवल बॉडी में बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती है। और इसके अलावा जो दूसरी वैक्सीन्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं या बच्चों को लगवा सकते हैं वो है हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन। उसकी पहली डोज अमूमी तौर पर 1 साल की उम्र में और दूसरी डोज 6 माह के वक्फे के बाद दे दी जाती है। इसके अलावा जो वैक्सीन अवेलेबल हैं वो येलो फीवर की और टाइफाइड की वैक्सीन है। टाइफाइड की वैक्सीन जो है कि 2 साल की उम्र के बाद अमूमी तौर पे, और अब नई वैक्सीन टाइफाइड की अवेलेबल है जो 1 साल के बाद भी दे दी जाती है। लेकिन टाइफाइड की वैक्सीन हमें हर 2 साल के बाद दोबारा लगवानी पड़ती है। तो जो 2 साल की एज तक अमूमी तौर पे मोस्टली वैक्सीन का शेड्यूल मुकम्मल हो जाता है। बेशक वो गवर्नमेंट के शेड्यूल शामिल कर लें और साथ जो प्राइवेटली अवेलेबल हैं उनको शामिल कर लें। और ये वैक्सीन्स अमूमी तौर पे 40 से 50 साल और बाद लोग कहते हैं कि सारी उम्र के लिए बॉडी को प्रोटेक्शन इन बीमारियों के खिलाफ दे देती है। तो अगर ये अल्लाह ताला की तरफ से और गवर्नमेंट का एक एहसान है लोगों पर कि ये वैक्सीन फ्री लगाई जाती है, अगर लोग यही वैक्सीन्स खुद लगवाना चाहें तो ये कॉस्ट 40 से 50 हज़ार रुपये बनती है और बहुत से गरीब लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये एक हमारे लिए नेमत है जिसको हमें ज़रूर अवेल करना चाहिए और दूसरी प्रोपेगंडे का शिकार हुए बगैर इन वैक्सीन्स का फ़ायदा उठाना चाहिए। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि बहुत से लोग कुछ प्रोपेगंडा का शिकार होते हैं कि वैक्सीन्स से नुकसान पहुंचता है, जिस वजह से अमूमी तौर पे वैक्सीन्स मिस कर दी जाती हैं जो लगाई नहीं जाती। अब इन वैक्सीन्स के जो फ़ायदे हैं अगर उनको हम देखें तो सबसे अहम फ़ायदा तो इन बीमारियों के ख़िलाफ़ पैदा होने वाली क़ुव्वत मुदाफ़अत जो इंसानी जिस्म के अंदर पैदा होती है। एक साहबी एक दफ़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे उनकी सवारी के बारे में पूछा कि वो कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह के तवक्कल पर बाहर छोड़ आया हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फरमाया कि जाओ उसको बांध कर आओ, फिर बांध कर अल्लाह पर तवक्कल करो। तो बेशक ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन उसकी हिफाजत करना और उसको बीमारियों से बचाव करना अल्लाह का हुक्म है और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, और इस पे अमल करना ही इसमें कामयाबी है। और अगर इन पे अमल ना किया जाए तो बाज़ कात ये खुदकशी के मुतरादिफ साबित होता है और अल्लाह ताला ने खुदकशी को हराम करार दिया है। आप अगर देखें तो ये जितनी वैक्सीन्स हैं, नमूनिया, गर्दन तोड़ बुखार, डायरिया, कान बहना, खसरा, माम्स, रुबेला, ये सारी जानलेवा साबित हो सकती है। तो इन वैक्सीन्स को लगाने से बहुत से हम अपने बच्चों को ख़तरनाक जानलेवा बीमारियों से महफूज कर सकते हैं। अब आते हैं हम वैक्सीन के कुछ मुज़र असरात। सबसे पहले तो ये सोच लेना चाहिए कि वैक्सीन के जो मुज़र असरात हैं वो उनके फ़वाइद से बहुत थोड़े हैं, और अमूमी तौर पे जो रिपोर्ट्स होते हैं वो क्या है कि जहाँ पे इंजेक्शन लगा वहाँ पे हल्की फुल्की सोजिश हो गई, वैक्सीन के बाद बुखार हो गया जो अक्सर कंप्लेन आती है। अक्सर बच्चों में तो हल्का बुखार होता है और बाद बच्चों में तेज़ बुखार भी हो सकता है, लेकिन बाज़ का कुछ बच्चे डायरिया का शिकार भी हो जाते हैं। लेकिन ऐसी सूरत में राम को अगर बुखार हो तो उसको पैनाडोल या पैरासीटामोल देकर कंट्रोल किया जा सकता है। हाँ, अगर बहुत तेज़ बुखार हो जाए 2-3 दिन के बाद में भी कंट्रोल ना हो तो अपने मुआलिज से इस बारे में राब्ता किया जा सकता है। अब ये आते हैं कि किन हालतों में या किन हालात में और या किन मरीज़ों में वैक्सीन हमें नहीं देनी चाहिए। एक तो जब आपका बच्चा किसी शदीद बीमारी का शिकार हो, तेज़ बुखार हो या डायरिया है, नमूनिया का शिकार है
या और किसी शदीद बीमारी का शिकार है तो उस वक्त वैक्सीन को हमें डिले कर लेना चाहिए, क्योंकि बाज़ का बच्चे की कंडीशन ख़राब हो सकती है इस वैक्सीन से। इसके अलावा वो मरीज़ जो किसी पुरानी बीमारी का शिकार होते हैं, जैसे बच्चे नेफ्रोटिक सिंड्रोम का, जोड़ों के मसाइल का शिकार होते हैं, या बाज़ का अस्थमा के मरीज़ जिनमें वो भी दवाइयाँ जो क़ुव्वत मुदाफ़त को कम करती हैं, जैसे स्टीरॉइड लंबा अरसा के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उनमें जो लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन्स हैं, जैसे पोलियो के कतरे, मीजल मम्प्स रूबेला और वेरिसेला, इनको नहीं देना चाहिए। लेकिन जो लोग ऐसी लंबी बीमारियों का शिकार होते हैं, उनमें दूसरी वैक्सीन जो कॉन्जुगेट वैक्सीन्स हैं वो लगाई जा सकती हैं, उनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तो ये मुख्तसरन जो साइड इफ़ेक्ट अगर आप तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनके फ़वाइद के मुकाबले में बहुत थोड़े हैं, इसलिए इनसे डरे बगैर जो है कि वैक्सीन हमें बच्चों को करवानी चाहिए। अब आते हैं कि वैक्सीन के हवाले से जो कुछ गलत फहमियाँ हैं, और अगर हम देखें तो इस वक्त पूरी दुनिया में इस गलत फहमियों की वजह से सिर्फ पाकिस्तान या एक आध और मुल्क रह गया जहाँ पे पोलियो ख़त्म नहीं हो सका, और हत्ता कि अफ्रीका जैसे गरीब ममालिक ने पोलियो से निजात हासिल कर ली, लेकिन हमारे यहाँ पोलियो की मुहिम हमेशा मुश्किलात का शिकार रही है। उसमें कुछ मजहबी लोगों का भी हाथ है और कुछ मुल्क दुश्मन अनासर का भी, प्रोपेगंडे का भी इसके साथ तल्लुक है। और इस वक्त आप अगर देखें तो पोलियो की बीमारी में सिर्फ 2 ममालिक रह गए हैं, एक पाकिस्तान और दूसरा अफ़गानिस्तान, और पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान से भी ज़्यादा केसेस हैं। उसकी वजह सिर्फ इसके ख़िलाफ़ प्रोपेगंडा है कि ये बांझपन पैदा करती है, या फैमिली प्लानिंग के तौर पर मगरब ने इस्तेमाल की है, हालांकि ये बिल्कुल सरासर झूठ बात है, और सिर्फ एक ख़ास प्रोपेगंडे को, ताकि पाकिस्तान इन पाबंदियों का शिकार रहे और मुश्किलात का शिकार रहे, इस वजह से ये प्रोपेगंडा किया जाता है। अब तो बाकायदा हमारे उलमा कराम ने इस हवाले से फतवा भी जारी किया है कि वैक्सीन हलाल हैं, इनके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हमें अपने बच्चों को बर वक्त वैक्सीन्स करवानी चाहिए ताकि उन्हें जानलेवा बीमारियों से महफूज रखा जा सके। अल्लाह ताला हमारे बच्चों को इन बीमारियों से महफूज रखे, आमीन। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो।